Hello, good afternoon to all students. Today we will discuss fluid mechanics and fluid machines. The topic is डायमेंशनल एनालिसिस। इस डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं और इसकी स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, ये हम आज इस थोड़े से लेक्चर में भी जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पार्ट्स की हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कोई भी कंपोनेंट हो तो उसकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी जो डायमेंशन एनालिसिस की जो हमारी जो एप्लीकेशंस है, इसका जो यूज़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसमें सबसे पहले होती है, रिसर्च एंड R&D सेक्शन के अंदर। क्योंकि कोई भी किसी भी पार्ट्स की हम लोगों को सबसे पहले डिज़ाइन करनी पड़ती है। उस डिज़ाइन के वो डिज़ाइन उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी डायमेंशन क्या होगी, किस तरह से हम लोग उसकी डिज़ाइन करेंगे, उसकी डायमेंशन सारा एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं कि सबकी डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी कार का, कि एक कोई कार है, इस कार की हमें डायमेंशन एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसके सबसे पहले हमें पता रहना कि इसका शेप क्या है, इसकी साइज़ क्या है। तो अब सबसे पहले इसका शेप इस तरह से है, तो इस पर कौन सा जो फोर्सेज हैं वो हम इसके एक ड्रैग फोर्स है, इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये ड्रैग फोर्स हैं, इस ड्रैग फोर्स जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिपेंडेंट वेरिएबल में इस वेरिएबल्स को कौन कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं, जो कि ये वेरिएबल्स हैं जैसे कि शेप हैं, इसका शेप क्या रहेगा, इसका सरफेस एरिया कितना है, इसकी जो जहाँ से ये पास होगी तो वहाँ पे एयर है, उस एयर की वेलोसिटी कितनी है, उस एयर की डेंसिटी कितनी है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता होगी तो हमें ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि शेप है, आपका सरफेस एरिया है, एयर वेलोसिटी है, एयर की डेंसिटी है और उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारे इस ड्रैग जो फोर्सेस हैं इसको अपन फाइंड आउट इनकी हेल्प से कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, अगर इनकी पता हो गई, ये इन सब की वैल्यू पता हो गई तो हम इस ड्रैग फोर्स की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर ये ड्रैग फोर्स है और भी किसी तरह से कोई इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कितना फोर्स इस पर एग्जर्ट कर रहा है तो वो भी अपन इसके इन वेरिएबल की हेल्प से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होती है, इसको अपन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन कुछ 7 पॉइंट्स हैं, इसको अपन ध्यान रखते हैं। इन 7 पॉइंट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल डायमेंशन या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये जो 7 पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इस डायमेंशनल होमोजेनिटी की अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखते हैं 7 पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले है लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम, फिर है टेम्परेचर, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट लाइट इंटेंसिटी एंड लास्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल है और इसकी SI यूनिट है। जैसे लाइट का सिंबल क्या है L और इसकी SI यूनिट क्या है मीटर। इसी तरीके से मास का सिंबल है M और इसकी जो यूनिट है आपकी kg। टाइम को T से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करेंगे और इसका SI यूनिट है केल्विन। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम इसका सिंबल है N और इसको ऐसा यूनिट है आपकी मोल। इसी तरीके से लाइट इंटेंसिटी को अपन J से डिनोट करेंगे और इसको कैंडेला से इसकी ऐसा यूनिट होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को अपन I से डिनोट करेंगे और इसका जो सिंबल है वो आपका है I और इसकी ऐसा यूनिट है आपकी एम्पियर। कोई भी फंडामेंटल जो आपका कोई पार्ट्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये सारे जो हैं फंडामेंटल डायमेंशंस इनसे मिलकर बनता है। इनसे मिलकर बनने वाला जो भी कोई नया फंडामेंटल्स क्वांटिटी होगी वो आपकी सेकेंडरी डायमेंशंस या फिर डिराइव्ड डायमेंशंस कहलाएगी। सेकेंडरी डायमेंशन या फिर डिराइव्ड डायमेंशन को हम नेक्स्ट किसी दूसरे नाम से कह सकते हैं, जैसे सेकेंडरी यूनिट्स भी कह सकते हैं और अपन डिराइव्ड यूनिट्स भी कह सकते हैं। इसको अपन कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि इनकी हेल्प से मिलके बनेगी। ये 2 या 2 से अधिक हो सकती है, कोई 2 से मिल के बन सकती है। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं एक फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का जो
फॉर्मूला है वो F = m × a है। m यहाँ पे क्या है, मास, और a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। m जो कि इस फॉर्मूले में यहाँ पर m जो है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और यहाँ पे a है जो कि डिराइव क्वांटिटी। a हमारा यहाँ पे इसकी हेल्प से आता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो है आपका मीटर/सेकंड², और आपका मास है वो कि आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो अपन आगे बात करते हैं कि जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो इनकी हेल्प से बनती हैं। इसी तरीके से अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है? डिराइव क्वांटिटी वो होती है, डिराइव क्वांटिटी ए क्वांटिटी विच हैज़ मोर देन वन फंडामेंटल डायमेंशंस। मोर देन वन फंडामेंटल का डायमेंशंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड के बिहाफ पे अपन इसका जो सिंबल क्या होता है मीटर का, मीटर जो है इसको अपन सिंबल में एक एल लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और सेकंड को है अपन टी से, टाइम को मतलब टी से डिनोट करते हैं। इसका लेंथ पर टाइम स्क्वायर को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, एल × t⁻²। इस तरीके से एक्सेलरेशन का इस तरह से सिंबल आ गया, LT-2। अब इसको अपन इस फंडामेंटल फार्मूले में जब किस तरह से इसको अपन राइट करेंगे, m को जो मास है उसको अपन m से डिनोट करेंगे, और एक्सेलरेशन को L × t-2, इस तरीके से अपन इसको डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट अपन इसका जो फार्मूला है फोर्स का वो क्या हो गया, आपका फंडामेंटल फार्मूला ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, mLT-2, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो फार्मूला है ये अपना इसका स्टैंडर्ड हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा, न कि ये किसी, अब ये फोर्स का ही है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का अलग से फार्मूला अपन फाइंड करेंगे। सबका अलग अलग स्टैंडर्ड फार्मूला है, और अलग अलग फार्मूले को सबका अलग अलग जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फिजिबल हैं वो उन सबका ये डायमेंशनल फार्मूला सबका अलग अलग रहता है, जो कि स्टैंडर्ड रहता है। और ये जो फार्मूला आया है ये सबका स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ मतलब इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं, ये डायमेंशनल क्वांटिटी जो अपन लास्ट में देखिए, फंडामेंटल डायमेंशन क्वांटिटी, इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इसकी यूनिट के ऊपर। ये ऐसा यूनिट है, इस ऐसा यूनिट की बजाय इसकी जगह MKS भी आ जाती है, या CGS आती है, या फिर FPS आ जाती है, तो इसके बिहाफ पे ये चेंज नहीं करता, ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो अपन बात करते हैं इसमें कि द पावर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस MLT ऑन बोथ साइड्स of the equation will be identical for dimensionally homogeneous equation। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो है ये दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो जो इक्वेशन है वो फिजिबल है। अदरवाइज़ वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपकी इनहोमोजीनियस है। इनहोमोजेनिटी जो है वो आपका इसमें शो करेगा। दोनों LHS और RHS साइड के अंदर दोनों की जो इक्वेशन में है वो पावर दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि अपन अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये इसकी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे अपन बात करते हैं लेंथ को अपन मीटर से डिनोट करते हैं। अगर इसको अपन mm में भी लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1000 mm। अब अपन फोर्स की बात करें तो इस एग्जांपल ले रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू m। इसको अपन इस तरीके से लिख लिया कि MLT-2। अगर फोर्स की इक्वेशन इसकी जो नेक्स्ट इसकी यूनिट अपन न्यूटन लिख सकते हैं, किलो न्यूटन लिख सकते हैं, मेगा न्यूटन लिख सकते हैं, ये ऐसा यूनिट है। इसकी अपन डायन भी यूनिट होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसका अपन इस तरह से लिखेंगे, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये हो गया, ये सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे ऐसा यूनिट होगी, MKS हो गया, CGS हो गया, FPS हो गया, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।